स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोशियो की पॉइंट पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इमाइल दुर्खिम का सामाजिक एकता का सिद्धांत और श्रम विभाजन का सिद्धांत। तो इमाइल दुर्खिम से रिलेटेड 2 वीडियो पहले अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा। आत्महत्या का सिद्धांत और सामाजिक तथ्यों का सिद्धांत, ये 2 अवधारणाएं हमने पहले करा दिया है, तो उसको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। और आज के इस वीडियो में हम लोग सामाजिक एकता का सिद्धांत जानेंगे, तो इसको भी आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि सारी बातें अच्छे से समझ में आए। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सामाजिक एकता का सिद्धांत। सामाजिक एकता का सिद्धांत दुर्खिम ने अपनी पुस्तक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, ये उनकी पुस्तक थी और इसी में सामाजिक एकता का सिद्धांत उन्होंने दिया है। इसके प्रथम भाग में, ये जो पुस्तक है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, ये 4 भागों में प्रकाशित हुई। तो इसके प्रथम भाग में इसका सिद्धांत सावयी एकता का सिद्धांत दिए हैं और इसके दूसरे भाग में श्रम विभाजन का सिद्धांत दिए हैं। तो हम लोग सबसे पहले सावयी एकता का सिद्धांत पढ़ेंगे। तो दुर्खिम का कहना है कि सावयी एकता जो सामाजिक एकता जो है, सामाजिक एकता जो है वो 2 रूप में होता है। एक तो यांत्रिकी एकता होता है और एक सावयी एकता होता है। तो ये 2 विभिन्न प्रकार के एकता जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार के 2 समाजों का निर्माण करती है। जैसे कि यांत्रिकी एकता से कौन सा समाज बनेगा? यांत्रिक समाज बनेगा। और सावयी एकता से सावयी समाज बनेगा। तो दुर्खिम जो है यांत्रिकी समाज को पूर्व औद्योगिक समाज कहते हैं तथा सावयी समाज को वो औद्योगिक समाज कहते हैं। इसी तरह और भी एग्जामों में इनका और नामों से भी ये पूछा जाता है। जैसे कि यांत्रिकी समाज को सरल समाज, ग्रामीण समाज या दमनकारी समाज कहा जाता है और सावयी समाज को जटिल समाज, नगरीय समाज और प्रतिकारी समाज कहा जाता है। तो ये बातें भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसमें ये सारे क्वेश्चन जो है ऐसे पूछे जाते हैं। सिर्फ सावयी एकता और यांत्रिकी एकता ही नाम पूछा जाता है और भी नाम से ये पूछा जाता है। तो चलिए सब अब जानते हैं यांत्रिकी एकता के बारे में। आदिम समाज में क्या यांत्रिकी एकता क्या है कि आदिम समाज का आकार बहुत छोटे होते थे। पहले आदिम समाज जो हुआ करता था उसके आकार बहुत छोटा हुआ करता था और इनके सदस्यों की आवश्यकताएं भी बहुत कम हुआ करती थी। तो इनके सदस्यों के और इनमें जो सदस्य लोग रहते थे तो उनके कार्य करने के ढंग और विचार भी बिल्कुल समान ही होता था। तो इन समाजों में धर्म, परंपराएं और जनमत लोगों के व्यवहार को नियंत्रित रखने का सबसे प्रभावशाली साधन था। यहाँ पे कानून व्यवस्था नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। यहाँ पे क्या लिखित कानून वहाँ पे नहीं होता है। क्या होता है? धर्म, परंपराएं और जनमत, इसी से लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। इसके फलस्वरूप आदिम समाजों में सामूहिक चेतना का एक उच्च स्तर देखने को मिलता है और इसी सामूहिक चेतना को आदिम समाजों में जिस सामूहिक एकता का विकास हुआ उसी को दुर्खिम क्या कहते हैं? दुर्खिम यांत्रिकी एकता कहते हैं। यह एक ऐसी एकता है जिसमें समूह के सामने व्यक्ति का कोई महत्व नहीं होता है, नहीं होता है। इसी कारण क्या है, यांत्रिकी रूप से सामाजिक एकता का यांत्रिकी रूप से ये लोग इसमें एकता के बंधन में बंधे रहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं सावयी एकता। सावयी एकता क्या है? तो इसमें दुर्खिम बताते हैं कि जब समाजों का आकार जैसे जैसे बढ़ने लगा तो लोगों की आवश्यकताएं भी बढ़ने लगी और बढ़ने के कारण उनमें भिन्नता उत्पन्न होना आरंभ हो गया। इन बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादन का भी बहुत बड़ा मांग हो गया, उत्पादन भी चाहिए। तो इसके फलस्वरूप आधुनिक समाजों में श्रम विभाजन और विशेषीकरण को प्रोत्साहन मिला। तो श्रम विभाजन में विभिन्न लोगों को एक दूसरे से भिन्न भिन्न कार्य अवश्य मिले हैं। श्रम विभाजन होगा तो अनेक लोगों को अलग अलग काम मिलेंगे, लेकिन
लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इसके फलस्वरूप लोगों को एक दूसरे पर निर्भरता पहले की अपेक्षा अधिक बढ़ गई। यहाँ पे जैसे ही श्रम विभाजन हुआ तो एक दूसरे पर निर्भरता बहुत ज़्यादा बढ़ गई और इसी कारण प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दूसरे लोगों की सहयोग की आवश्यकता हो गई। तो दुर्कheim के अनुसार यही क्या है, सामाजिक एकता है। चलिए अब थोड़ा सा जान लेते हैं सामाजिक सावयवी एकता और यांत्रिकी एकता में अंतर। ये भी एग्जामों में बहुत सारा पूछा जाता है। यांत्रिकी एकता और सामाजिक एकता में क्या अंतर है कि यांत्रिकी एकता जो है, यांत्रिक समाज में एकरूपता और समरूपता पाया जाता है। पहले ही आप लोग पढ़ चुके हैं कि यांत्रिकी समाज में एकरूपता और समरूपता पाई जाती है, जबकि सावयवी समाज में क्या होता है, सावयवी समाज में भिन्नता और विषमता पर यह आधारित होता है। अगला अंतर यह हो जाता है कि यांत्रिकी समाज जो है, यांत्रिकी समाज में सामूहिक चेतना और सामूहिक प्रतिनिधित्व का महत्व होता है, जबकि सावयवी समाज में व्यक्तिगत चेतना और व्यक्तिवाद का महत्व होता है। अगला अंतर है कि यांत्रिकी समाज में जनमत, परंपराएं और धर्म और राजा का सर्वाधिक महत्व होता है, जबकि सावयवी समाज में ये सब बहुत ही कम होता है। परंपरा, धर्म, ये सब, इसका महत्व बहुत ही कम होता है। अगला अंतर हो जाता है कि यांत्रिकी समाज में व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध समूह के विरुद्ध किया गया अपराध होता है, जबकि सावयवी समाज में क्या होता है कि व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध सिर्फ व्यक्ति के विरुद्ध ही किया गया अपराध होता है। यानी कहने का मतलब है कि जो भी यांत्रिकी समाज में एक व्यक्ति गलती करता है तो उसको पूरा समूह को दोषी माना जाता है, जबकि सावयवी समाज में क्या माना जाता है, सिर्फ एक व्यक्ति गलती कर रहा है तो यानी कि वो व्यक्ति के विरुद्ध ही अपराध कहा जाएगा। अगला अंतर कि यांत्रिकी समाज में दमनकारी कानून पाया जाता है, जबकि सावयवी समाज में क्या पाया जाता है, प्रतिकारी कानून पाया जाता है। दमनकारी कानून क्या होता है, जैसे कि इसमें जो चीज़ का नुकसान हुआ है वही चीज़ का उसका भी नुकसान करे। जैसे कि किसी का हाथ कट गया तो वो दूसरी जिसमें वो दोषी पाया जाएगा उसका भी हाथ काट दिया जाएगा। आँख के बदले आँख, हाथ के बदले हाथ, ये सब चलता था। जबकि प्रतिकारी कानून क्या होता है, इसमें क्षतिपूर्ति किया जाता है कि आपका इतना क्षति हो गया तो इसके बदले कोई जुर्माना भर दिया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं अगला अंतर यह हो जाता है कि यांत्रिकी समाज में एकता सामूहिक चेतना द्वारा स्थापित होती है, जबकि सावयवी समाज में क्या होता है, सावयवी समाज में अत्यधिक श्रम विभाजन और विशेषीकरण के एकता के आधार पर क्या होता है, यहाँ पे एकता स्थापित होती है। तो अब हम लोग जान लेते हैं श्रम विभाजन का सिद्धांत। श्रम विभाजन का सिद्धांत क्या है, श्रम विभाजन यानी कि कार्यों का बंटवारा। श्रम विभाजन से ही पता चलता है कार्यों का बंटवारा। तो इसका सर्वप्रथम उल्लेख जो है एडम स्मिथ किए थे। एडम स्मिथ की बुक थी द वेल्थ ऑफ नेशन, तो इसी में उन्होंने इसका उल्लेख किया है श्रम विभाजन का। तो अब देख लेते हैं। तो दुर्कheim से पहले एडम स्मिथ, स्पेंसर और जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे विद्वान जो है आर्थिक आधार पर श्रम विभाजन का विवेचना किए थे, लेकिन दुर्कheim वह प्रथम समाजशास्त्री हैं जिन्होंने सामाजिक आधार पर श्रम विभाजन का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। तो श्रम विभाजन का जनक इमाइल दुर्कheim को माना जाता है। किसको माना जाता है, इमाइल दुर्कheim को श्रम विभाजन का जनक माना जाता है। दुर्कheim का जो श्रम विभाजन है वो किससे प्रभावित होकर दिए थे, तो प्लेटो से। तो दुर्कheim ने अपनी पुस्तक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी की द्वितीय भाग में श्रम विभाजन संबंधी विचारों का उल्लेख किया है। तो इनका कहना है कि श्रम विभाजन ही है जो सावयवी समाज या औद्योगिक समाज की एकता को बनाए रखता है। अर्थात सावयवी समाज जो है, सावयवी समाज श्रम विभाजन पर आधारित है।
सवाई समाज किस पे आधारित है? श्रम विभाजन पर आधारित है। तो इन्होंने श्रम विभाजन के 3 कारण बताए हैं। श्रम विभाजन के 3 कारण बताए हैं। क्या क्या कारण बताए हैं? तो जनसंख्या में वृद्धि के कारण, और भौतिक पदार्थों में वृद्धि के कारण, और नैतिक घनत्व में वृद्धि के कारण। तो दुर्खिम कहते हैं, दुर्खिम ने लिखा है कि श्रम विभाजन जो है, श्रम विभाजन का प्रत्यक्ष संबंध जनसंख्या के घनत्व से है। तो प्राचीन समय में जनसंख्या कम हुआ करती थी, इसलिए सामाजिक कार्य भी सीमित थे। अतः श्रम विभाजन की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती थी। परंतु जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ने लगी तो उसके साथ ही सामाजिक आवश्यकताएं भी बढ़ने लगी, और विभिन्न सामाजिक कार्य, विशेषकर आर्थिक उत्पादन कार्य जो है, तो वो बड़े पैमाने पर जरूरी हो गया। अतः क्या हुआ कि श्रम विभाजन की प्रणाली को लागू करना स्वभावतः अनिवार्य हो गया। इसको जरूरी हो गया, इसको लागू करना, श्रम विभाजन को। तो इस प्रकार जनसंख्या का बढ़ना श्रम विभाजन के विकास का एक कारण बन जाता है। तो आगे दुर्खिम लिखते हैं कि श्रम विभाजन क्या है? श्रम विभाजन केवल कुशल उत्पादन के लिए एक विधि नहीं है। श्रम विभाजन जो है केवल कुशल उत्पादन के लिए एक विधि नहीं है, अपितु यह एक अभिन्न प्रक्रिया को दर्शाता है जिसके माध्यम से समाज संगठित होता है और कार्य करता है। यह समाज के भीतर कार्यों और भूमिकाओं के विभेदीकरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो कार्यों और भूमिकाओं के विभेदीकरण से संबंधित है, जो इसके सदस्यों के बीच में परस्पर निर्भरता को बढ़ाता है। आगे दुर्खिम ने श्रम विभाजन को 2 प्रकारों में बांटा है। श्रम विभाजन के 2 प्रकारों में बांटा है। कौन कौन सा? तो एक सामान्य श्रम विभाजन और एक असामान्य श्रम विभाजन। सामान्य श्रम विभाजन क्या होता है कि यह समाज में सहयोग लाता है, समाज की एकता लाने के में ये काम करता है। इसे यह जो है प्रक्रियात्मक होता है। जबकि असामान्य श्रम विभाजन क्या होता है? ये समाज के लिए दुष्प्रक्रियात्मक होता है। तो इसको भी 2 भागों में दुर्खिम ने बांटा है। कौन कौन सा? तो एक आदर्श शून्यता श्रम विभाजन और एक बलात् श्रम विभाजन। आदर्श शून्यता श्रम विभाजन कब आता है? जब मतलब व्यक्ति पे ये कठोरता से नियमों को लागू कर देना क्या हो जाता है? तो आदर्श शून्यता श्रम विभाजन उसमें आता है। लेकिन बलात् श्रम विभाजन क्या होता है कि जैसे कि योग्यता के दरकिनार कर देना है, दरकिनार कर देना, और जैसे कि बेरोजगारी के कारण अपनी योग्यता से कम में ही जॉब कर लेना, या बंधुआ मजदूरी, ये सब बलात् श्रम विभाजन के उदाहरण हैं। तो दुर्खिम प्रकारवादी हैं और समाज में एकता स्थापित करना चाहते हैं, इसलिए दुर्खिम ने श्रम विभाजन के सभी प्रकार से समाजों में एकता और स्थायित्व प्रदान करेगा, ऐसा उन्होंने कहा है, चाहे वो औद्योगिक समाज हो या पूर्व औद्योगिक समाज हो। तो चलिए, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियो से थोड़ा भी फ़ायदा मिल रहा है, थोड़ा भी उपयोगी लग रहा है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।